आफ्टरनून क्लास। आज का जो चैप्टर है आपका, जिसका नाम है ल्हासा की ओर, तो रिवीजन में मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको एक बार और कर रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए और जो उनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे या मैं जो प्रश्न पूछूंगी उनका आप आंसर देंगे, और जितने भी प्रश्न होंगे उनका आंसर भी एक जगह पर, मतलब पहला दूसरा, अगर 3 प्रश्न हैं तीनों के आंसर एक साथ दें। ये नहीं पहला दे दिया उसके बाद फिर बाद में दिया। तो कहने का मतलब है कि क्रमानुसार आंसर दें एक ही जगह पर। तो ये जो पाठ है हमारा ल्हासा की ओर, इसको लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने, और ये अंश जो है वो राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 यानी 1929 से 30 यानी 29 और 30 के बीच में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक जो था वो तिब्बत यात्रा करने के लिए एक भिखमंगे के छद्म में गया था। छद्म यानी कि भिखमंगे का किसी दूसरे का रूप धारण करके। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का बहुत ही रोचक शैली में वर्णन किया गया है, और यह एक यात्रा वृत्तांत है। यानी यात्रा में जो जो हमने देखा या जो जो राहुल जी ने देखा उसके विषय में उन्होंने सविस्तार वर्णन किया है। इस पाठ में तिब्बती समाज के बारे में यानी उस समय तिब्बती समाज कैसा था उस बारे में भी जानकारी दी गई है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कल्लिडपोड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान से भी जितनी सारी चीज़ें जाती थीं वह इसी तिब्बत मार्ग से जाया करती थीं। यह एक व्यापारिक रास्ता ही नहीं था बल्कि एक सैनिक रास्ता भी था, इसलिए वहाँ पर जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले भी बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। लेकिन आज के समय में वह फौजी जो किले थे वो गिर चुके थे, और उन किलों के किसी भाग में किसी न किसी जो समूचे भाग रह गए थे रहने लायक, उसमें किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था। वहाँ कुछ घर भी दिखाई देते थे। ऐसे ही एक परित्यक्त यानी त्यागे हुए चीनी किला था वहाँ पर लेखक और उनके एक मित्र जिनका नाम था सुमति, वो वहाँ पर ठहरे। उस समय की बातें लेखक ने बताई हैं कि उस समय जिस समय जहाँ वो रुके थे, जाति पात छुआछूत का कोई सवाल नहीं था। वहाँ की औरतें जो थीं वो पर्दा नहीं करती थीं, और निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे थे उनको लोग सिर्फ चोरी के डर से अपने घर में नहीं आने देते थे। इसके बाद घर में और कोई जो व्यक्ति होता था वह चाहे भीतर तक चला जाए, ठीक है, उसके लिए कोई मनाही नहीं थी। व्यक्ति चाहे बिल्कुल भी अपरिचित हो तब भी घर की सास या बहू जो थी वो अपनी झोली से यानी अपने पास से उसको चाय पीने के लिए दे दिया करती थी। वहाँ एक ऐसी भी प्रथा थी कि अपना सामान यानी कि मक्खन, सोडा, नमक, ऐसी अगर चीज़ें आप उन लोगों को दे दें तो वो तुम्हें एक दूध वाली चाय जो थी एक मिट्टी के टोटीदार बर्तन जिसको कहा जाता था खोटी में रखकर आपको दे देंगी। इसके अलावा अगर उस समय आपको ये डर हो कि आप जो उन्हें मक्खन दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, ये वो बचा लेंगे, तो इसके लिए भी एक प्रावधान था कि आप घर के अंदर जाकर अपने आप से चाय तैयार कर सकते थे। इसके बाद वहाँ रुकने के पश्चात उसी दिन वो थोडला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए, यानी कि थोडला जो जगह थी उसके आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ पर उन्होंने देखा जो उनके दोस्त थे साथ में सुमति, उनके जान पहचान के बहुत सारे लोग थे और वहाँ पर भिखमंगे भी थे। तो उन्होंने क्या करा, उन आदमियों ने जो सुमति के जान पहचान के थे उन्होंने भिखमंगों को रहने के लिए अच्छी जगह दे दी। 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से लौटे थे तो भिखमंगे के रूप में नहीं बल्कि एक भद्र यानी सज्जन यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। लेकिन उस समय उनको वहाँ किसी ने भी रहने के लिए जगह नहीं दी। क्यों? क्योंकि उस समय उन लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता था कि वे लोगों को अपने यहाँ रोकें या नहीं।
खास करके एक वजह और थी कि शाम के वक्त जो थे वो वहाँ के लोग, अधिकतर लोग छड़ पीकर वहाँ कम होशो हवास में घूमते नहीं मिलते थे। कहने का तात्पर्य है कि शाम को वो लोग छड़ पी लेते थे और उन्हें होश हवास नहीं रहता था। अब उन्होंने क्या किया कि थोड़े समय के बाद उनको वहाँ एक जगह थी जिसका नाम था डांडा थोडला, तो वो उन्हें पार करना था। डांडा जो था वो तिब्बत का सबसे खतरनाक जगह में से एक था, जिसकी ऊंचाई 16-17 हज़ार फीट थी। वहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के मोड़ ऐसे थे कि दूर तक कोई आदमी को देखा नहीं जा सकता था। वहाँ पर डाकुओं के लिए रहने के लिए सबसे अच्छी जगह थी, यानी डाकू वहाँ पर बहुत सारे थे और ये जगह उनके लिए बहुत बढ़िया थी रहने के लिए। यहाँ पर निर्जन स्थान में डाकू जो थे वो क्या करते थे, पहले लोगों को मार देते थे, उसके बाद उनको लूटते थे, देखते थे इन पे कुछ रुपए पैसे हैं या फिर नहीं। ऐसे निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों की कोई भी परवाह नहीं करता था। वहाँ की सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा ही नहीं कर पाती थी और उनके खिलाफ यानी डाकुओं के खिलाफ कोई गवाह भी नहीं मिलता था। इसके डर से यानी डाकुओं के डर से वहाँ पर लोगों के पास पिस्तौलें, बंदूकें, कई प्रकार के जो असलाह थे, वो उनके हथियार थे, वो रखते थे। यहाँ पे एक हथियार का कोई कानून नहीं था। एक तो लोग डाकुओं के डर से भी यहाँ पर रखते थे और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भी इन सारे सामानों को अपने पास रखते थे। अब अगला पड़ाव उनका था, इसके बाद उन्हें लंकोर के लिए जाना था। तो उन्होंने सुमति से कहा कि अब हम थक चुके हैं और यहाँ से लंकोर की जो अगला पड़ाव था वो 16-17 मील से कम नहीं था। लेखक ने कहा कि अब ऐसा करते हैं, हमारे पास सामान भी है तो हम 2 घोड़े कर लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और उससे आगे हम चले भी चलेंगे। इससे अगला एक्सप्लेनेशन हमारी दूसरी वीडियो में मिलेगा।